शाम के 4 बज रहे थे। दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम हमेशा की तरह व्यस्त था। रडार स्क्रीन पर सैकड़ों डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे। हर डॉट सैकड़ों जिंदगियों को रिप्रेजेंट करता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। फ्लाइट 814 हमें हाईजैक कर लिया गया है। एटीसी ऑफिसर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, अब आतंकियों के कब्जे में था। ये सिर्फ एक प्लेन का हाईजैक नहीं था, ये भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उन सवालों से जिनका जवाब आज भी हम तलाश रहे हैं। आखिर कैसे 5 आतंकवादी हथियारों के साथ नेपाल के एयरपोर्ट पर सुरक्षा को चकमा देकर प्लेन में घुस गए? क्यों अमृतसर में लैंड होने के बावजूद हमारे कमांडोज उस प्लेन को रोक नहीं पाए? क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर उस प्लेन को अपनी जमीन पर उतरने नहीं दिया ताकि वो उसे कंधार यानी तालिबान के गढ़ में धकेल सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करना भारत की मजबूरी थी या फिर यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी? आज हम उन 173 घंटों की एक मिनट की कहानी को डिकोड करेंगे। वो खौफ, वो राजनीति और वो फैसले जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या, काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। किसी ने अपनी पत्नी का हाथ थामा हुआ था, तो कोई अपने हनीमून से वापस लौट रहा था। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा और क्रू ने डिनर सर्व करना शुरू किया, इकोनॉमी क्लास में बैठे 5 लोग अपनी सीटों से खड़े हुए। उनके चेहरों पर नकाब था और हाथों में हथियार। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। प्लेन हाईजैक हो चुका है। यात्रियों को लगा शायद यह कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने चीफ, आतंकियों का लीडर, के हाथ में ग्रेनेड देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। कॉकपिट के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कैप्टन देवी शरण की कनपटी पर बंदूक रखी थी। आतंकियों ने प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन कैप्टन जानते थे कि लाहौर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। उन्होंने आतंकियों को यह कहकर उलझाए रखा कि फ्यूल बहुत कम है, हमें भारत में ही कहीं उतरना होगा। काफी बहस के बाद आतंकी अमृतसर में लैंड करने के लिए मान गए। यह भारत के लिए एक गोल्डन चांस था। प्लेन हमारी जमीन पर था, हमारे कमांडोज आ सकते थे, हम उन्हें रोक सकते थे। लेकिन यहीं पर सब कुछ गलत हो गया। दिल्ली में बैठे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप फैसले लेने में देरी कर रहे थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर NSG कमांडोज का इंतजार हो रहा था, लेकिन वे वक्त पर नहीं पहुंच पाए। लोकल पुलिस ने एक रिस्की प्लान बनाया। उन्होंने एक फ्यूल टैंकर को रनवे पर भेजा ताकि वो प्लेन के आगे खड़ा हो जाए और प्लेन टेक ऑफ न कर सके। लेकिन टैंकर का ड्राइवर हिचकिचा गया। उसने टैंकर को प्लेन से काफी दूर रोक दिया। आतंकियों ने खिड़की से यह सब देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई रिफ्यूलिंग नहीं, बल्कि एक जाल है। उड़ाओ प्लेन, अभी के अभी। आतंकियों ने चिल्लाया। कैप्टन ने मजबूरी में बिना रिफ्यूलिंग के बेहद कम तेल के साथ प्लेन को हवा में उठा दिया। हमने अपनी सबसे बड़ी बाजी हार दी थी। अब प्लेन लाहौर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें और रनवे के सिग्नल्स बंद कर दिए। वो नहीं चाहते थे कि एक हाईजैक हुआ भारतीय प्लेन उनकी मुसीबत बने। आसमान में घुप अंधेरा था। प्लेन का फ्यूल खत्म होने की कगार पर था। क्रैश होना तय था। तब कैप्टन देवी शरण ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने ATC को रेडियो पर कहा, मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं प्लेन को लाहौर की मुख्य सड़कों पर या रिहायशी इलाके में क्रैश लैंड कराने जा रहा हूं। जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह सुनते ही पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अपने ही शहर में तबाही के डर से उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट की लाइटें ऑन कर दी। प्लेन लैंड हुआ, उसे थोड़ा फ्यूल मिला, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया। उन्होंने साफ कर दिया, निकल जाओ यहां से। इसके बाद प्लेन दुबई गया, जहां कुछ यात्रियों और रूपिन कत्याल, जिन्हें आतंकियों ने मार दिया था, की बॉडी को उतारा गया और फिर प्लेन ने अपनी अंतिम मंजिल की ओर उड़ान भरी।
सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ IC-814 ने अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड किया। उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था। जैसे ही प्लेन रुका, जो दृश्य सामने था उसने दिल्ली में बैठी भारत सरकार की उम्मीदें तोड़ दी। प्लेन को किसी सुरक्षा बल ने नहीं बल्कि तालिबान के लड़ाकों ने घेर लिया था। उनके हाथों में AK-47 ही नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर थे। ऊपर से देखने पर लग रहा था कि वे प्लेन की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि भारत का कोई भी कमांडो ऑपरेशन यहां सफल न हो सके। ये पाकिस्तान और ISI का एक इनडायरेक्ट प्लान था। प्लेन अब ऐसे इलाके में था जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई मतलब नहीं था। बाहर सियासत चल रही थी, लेकिन प्लेन के अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। आतंकियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग बैठा दिया था। खिड़कियों के शेड्स नीचे गिरा दिए गए थे ताकि कोई बाहर न देख सके। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। टॉयलेट्स जाम हो चुके थे, जिससे असहनीय बदबू फैल रही थी। पीने का पानी खत्म हो रहा था। सफाई का नामो निशान नहीं था। लोग अपनी ही सीटों पर सिकुड़े हुए थे, मौत के डर और गंदगी के बीच। आतंकी अपने कोड नेम्स बर्गर, डॉक्टर, शंकर का इस्तेमाल कर रहे थे और यात्रियों को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ रहे थे। कभी वे किसी को मारते तो कभी जिहाद की बातें करते। हर गुजरता पल यात्रियों के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। इधर भारत में कोहराम मचा हुआ था। यात्रियों के रिश्तेदार सड़कों पर उतर आए थे। वे सरकार से जवाब मांग रहे थे, हमारे अपनों को वापस लाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक धर्म संकट था। एक तरफ 170 बेगुनाह लोगों की जान थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। भारत ने अपने सबसे तेज तर्रार अफसर अजित डोवाल को नेगोशिएशन यानी बातचीत के लिए कंधार भेजा, लेकिन कंधार में टेबल के उस पार सिर्फ हाईजैकर्स नहीं थे, बल्कि उनके पीछे खड़ा तालिबान और ISI का साया भी था। डोभाल ने देखा कि तालिबान पूरी तरह से हाईजैकर्स की मदद कर रहा है। जब भी भारतीय टीम दबाव बनाती, तालिबानी लड़ाके अपने टैंक और हथियार प्लेन के और करीब ले आते। आतंकियों की मांग बहुत बड़ी थी। उन्होंने 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन की मांग की। बातचीत का दौर लंबा चला। अजित डोभाल और उनकी टीम ने अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत झोंक दी। अंत में सौदा 3 नामों पर आकर रुका: मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख। ये वो नाम थे जिन्हें जेल में रखने के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। सरकार के अंदर भी विरोध था। अगर हम आज झुक गए तो कल और भी हाईजैक होंगे। यह आतंकवाद के सामने घुटने टेकने जैसा था। लेकिन उधर प्लेन में हालात बिगड़ रहे थे। जनता का दबाव असहनीय था। अंततः भारी मन से वाजपेयी सरकार ने फैसला लिया, आतंकियों को छोड़ा जाएगा। 31 दिसंबर 1999, जिस रात पूरी दुनिया नई सदी न्यू मिलेनियम के जश्न में डूबने वाली थी, कंधार के रनवे पर एक अजीब सन्नाटा था। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी भारतीय को गवारा नहीं था। रनवे पर एक्सचेंज हुआ। मसूद अजहर और उसके साथी जैसे ही आजाद हुए, उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और लैंड क्रूजर में बैठकर तालिबानियों के साथ निकल गए, मानो वो किसी जीत का जश्न मना रहे हों। दूसरी तरफ सीढ़ी लगी और 8 दिन से कैद यात्री बाहर निकले। उनकी आंखों में आजादी की चमक तो थी, लेकिन शरीर टूटा हुआ था। यात्री सुरक्षित घर आ गए, परिवारों में खुशियां लौटीं, लेकिन भारत ने उस दिन क्या खोया, इसका अंदाजा हमें बाद में हुआ। रिहा हुआ मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना बना। वही जैश-ए-मोहम्मद जिसने भारतीय संसद पर हमला किया और पुलवामा में हमारे 40 जवानों की जान ली। उमर सईद शेख ने बाद में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की। कंधार हाईजैक हमें एक कड़वा सबक दे गया। उस दिन हमने 170 जिंदगियां तो बचा लीं, लेकिन अनजाने में भविष्य की हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि कभी-कभी कठोर फैसले और चट्टान जैसे इरादे चाहिए होते हैं। अगर आप उस वक्त सरकार में होते तो क्या फैसला लेते? यात्रियों की जान बचाते या आतंकियों को जेल में ही रखते?
कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अनसुनी कहानियों और जियोपॉलिटिक्स के डार्क सच को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यह है द हिंदुस्तान फाइल्स। जय हिंद।